गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई वेलकम एवरीवन टू द लेक्चर 8 फॉर जीओसी। हम लोग जी टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैं बोर्ड पे लिख नहीं पा रहा हूँ, अब मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ। तो जीओसी टॉपिक हम लोगों का डिस्कस करना है आज। दो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस है, आप लोग इसको सॉल्व करें, इससे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। इसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है आप लोगों को बनाना है, और इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। ये फ्री रेडिकल है, तो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी, इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप करें अभी। आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। वीरती मेहता अनम्यूट। एक सेकंड रुको, आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन एनेबल कर दिया है, इसका मिसयूज ना करें। वीरती मेहता एक बार अनम्यूट करने का ट्राई करें। यस सर। सर पहले वाले का पहले सी पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, और फिर लास्ट में सिंगल बॉन्डेड कार्बन। फिर दूसरा, फिर और एक है उसमें पहले डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्डेड, फिर डबल बॉन्डेड, फिर सिंगल बॉन्डेड, और लास्ट सेकंड वाले पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर और एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो। तो ये जो कंपाउंड क्वेश्चन में गिवन है, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और है, तो टोटल तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो अब तक अपन ने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे उसमें कैसा था, गिवन पॉजिटिव चार्ज या गिवन निगेटिव चार्ज हमेशा टर्मिनल पे रहता था। तो सामने वाला ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि जिसमें टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। अब मेरा क्वेश्चन, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अपन को स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए, आंसर बताने के लिए हाथ उठाए। 1 2 3 नाम लिखे हैं मैंने, नंबर्स लिखे हैं, तो उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए रेज योर हैंड्स एंड गिव मी द आंसर। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ट्राई करेंगे। ओम अनम्यूट, आंसर। सब पहला ज्यादा स्टेबल, दूसरा उसके बाद का स्टेबल और तीसरा लेस स्टेबल। ठीक है, अब ओम रीजन बताइए क्यों लिखा आपने ये आंसर। ओम। हेलो सर। हेलो ओम, आवाज आ रही है? हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, आंसर का रीजन बताए। सर क्योंकि इधर और सी प्लस बीच में और उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा चाहिए, और इन तीनों रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ पहला ऐसा है जिसमें आजू बाजू से ज़्यादा कार्बन आइटम है, इसलिए उसको ज़्यादा मिलेगा ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन। चलेगा। आपका आंसर दे दिया आपने और रीजन भी बता दिया, म्यूट कर लो। तो ये ओम का आंसर है। अब अपन देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे भी अपने को एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन दिया था। तो आंसर लिखेंगे 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। पहले तो आंसर लिख लो। ओम ने जो रीजन बताया उसके अकॉर्डिंग 3 वाला मैच करता है। 2 और 1 में क्या रहता है, एक कंसेप्ट है। 2 और 1 में लिख लो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन।
extended conjugation is better than cross conjugation. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज बेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये लिख लेना. अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये जो 1 नंबर में पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसा इधर भी जा सकता और इधर भी जा सकता, राइट. लेकिन जो 2 नंबर का पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ इधर ही जा सकता. तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है. पहले वाले में क्रॉस ओवर जैसा दिख रहा है और सेकंड वाले कंपाउंड में एक ही साइड में फ्लो दिखाई दे रहा है. तो एक साइड का फ्लो अच्छा रहता और 2 साइड का फ्लो खराब रहता. तो इसलिए एक्सटेंडेड इज ग्रेटर देन क्रॉस स्टेबिलिटी वाइज. तो 2 इज ग्रेटर देन 1. टेक्निकली देखे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ही तो कंपाउंड की बात हो रही है, एक ही तो कंपाउंड के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है ये. लेकिन उस एक कंपाउंड के 3 अलग अलग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में से सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज बेटर देन क्रॉस रेजोनेंस. क्रॉस रेजोनेंस मतलब इधर उधर और एक्सटेंडेड मतलब इधर इधर. तो आप लोग ये चीज अपने नोटबुक में लिखेंगे, इधर उधर और इधर इधर, इनके कंपैरिजन में इधर इधर बेटर है एज कंपेयर टू इधर उधर. ओम अनम्यूट करेंगे, कमेंट करेंगे क्लिक हुआ क्या. ठीक है, करेक्ट है. अब ये कंसेप्ट अपने को पता नहीं था इसलिए आंसर गलत हो गया, लेकिन अब कंसेप्ट पता चल गया तो आगे अपन इसको सही करेंगे. वेरी गुड. तो करेक्ट आंसर लिख लेंगे सब लोग. और जो ओम ने आंसर दिया था उसमें 3 वाले का रीजन बराबर था. 3 वाला 1 डिग्री है ना. अपन नेबर के रिस्पेक्ट में सोचते हैं ये चीज को, सही है. ठीक है. अब बी जो क्वेश्चन है, बी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए. ये तो पहले किया हुआ है अपन ने, ऐसी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं फिर से. ट्राई टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. आदित्य अनम्यूट. हेलो सर. हेलो आदित्य. सर ये डबल बॉन्ड आधा इधर जाएगा. बहुत बढ़िया. आधा इधर जाएगा और आधा वहीं पे बचा हुआ रहेगा. बराबर. हाँ सर. हाँ करेक्ट है. तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया. अभी इसका म्यूट कर लो. इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लेते हैं. ऐसा डॉट 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 लिखना, डॉट 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 लिखना, पूरा ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डॉट मारना. तो एक डॉट का मतलब वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर है. वो जो 10-15 मिनट्स का जो छोटा सा क्लास था उसका भी वीडियो देख लेना प्लीज. वो भी क्लास अपना हुआ था तो उसमें भी कंसेप्ट पढ़ाया था, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना यूट्यूब पे जल्दी से. ठीक है, ये हो गया. अपन अभी अब आगे बढ़ते हैं. अभी के कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे. आज जो मेरे को पढ़ाना है वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे. तो रेजोनेंस यहाँ पे हाँ ठीक है. और एक चीज आप लोगों को पता है कि सारे कंसेप्ट क्लास में अपन कवर नहीं करते. बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे रहते हैं जो मैं क्वेश्चंस के साथ लेता हूँ. तो वो क्वेश्चंस वाले कंसेप्ट्स अभी बाकी है रेजोनेंस के, वो वाली चीज अपन फ्यूचर में डिस्कस करने वाले. सर वो फ्यूचर कब आएगा? अब तक तो आइसोमरिज्म का ही फ्यूचर नहीं आएगा. जरूर आएगा. आइसोमरिज्म के भी क्वेश्चंस करेंगे और नॉमेनक्लेचर के भी क्वेश्चंस करेंगे और सब चीजों की अपन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. अभी हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन. तो आप लोग देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन. कोई आदित्य अनम्यूट करो. यस सर. ये हुआ था क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? अब तक पढ़ाया गया? नो सर. पहली बार नाम सुन रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन मेरे मुंह से? यस सर. यस सर. थैंक यू सर आदित्य. म्यूट कर लो. हाँ ठीक है. तो अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में देख लो कैसा होता है. एक कंसेप्ट समझ आ रहा हूँ मैं यहाँ पे. अपने पास में अगर C डबल बॉन्ड C है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को. हमारे पास में क्या है? C डबल बॉन्ड C और इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से इमेजिन कर लो कि एक CH3 ग्रुप लगा के रखा है और इधर से भी हाइड्रोजन है. तो सब लोग एक कंपाउंड बना लेंगे ऐसा ही. मतलब आप लोगों को ऐसे बॉन्ड शो करने हैं अपने नोटबुक में. ये कंपाउंड एज इट इज ऐसा का ऐसा बनाए और बाजू में लिख लो कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपीन. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपीन. हम प्रोपीन की बात कर रहे हैं. चलो लिख लिया सबने. प्रोपीन स्ट्रक्चर तो बना ही लिया होगा. अब ध्यान से देखेंगे. एक कंसेप्ट में लिख रहा हूं, वो आप लोग लिखना है लिखो, नहीं लिखना है बाद में लिख लेना. More is the delocalization of charge, more is the stability. More is the flow of electrons, more is the stability. ये भी लिख लो ये स्टेटमेंट. दोनों स्टेटमेंट्स लिख लो, लर्न कर लेना. बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये. चार्ज का जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होएगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स का जितना फ्लो होएगा उतनी भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. लिख लो इस चीज को. मोर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, मोर इज द स्टेबिलिटी.
एंड सेकंड पॉइंट लिखेंगे मोर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। मोर इज द डिलोकेशन चार्ज, मोर इज स्टेबिलिटी, मोर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। ये पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इधर क्या हो रहा है। स्ट्रक्चर को देखें, 1 प्रोपीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे सब लोग। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे लोकेटेड है, दिख रहा है यहाँ पे लोकेटेड है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज मतलब एक जगह पे रखा हुआ है, और डीलोकलाइज मतलब मूव कर रहा है। मूव करने वाली चीज डीलोकलाइजेशन, वहीं पे रखी हुई चीज लोकलाइज्ड, वहीं पे रखी हुई चीज लोकलाइज्ड, मूव करने वाली चीज डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अब इधर देखो, यहां पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकल के जाएगा, ऐसा थोड़ा सा चला गया, गया, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे इमेजिन कर लो, छोटा सा यहाँ पे H प्लस है, इमेजिन करना है। ठीक है, फिर उसके जैसे क्या हुआ, कार्बन पे क्या आ गया, H अगर पॉजिटिव गया तो कार्बन पे क्या आएगा, कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके साथ ऐसा रेजोनेंस जैसा बिहेव करेगा, और रेजोनेंस जैसा बिहेव करके क्या होगा, फिर उसका एक ऐसा छोटा सा दिमाग में, इमेजिनेशन में ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा बन जाएगा, जिसमें H प्लस ऐसा यहाँ पे मंडरा रहा है, H प्लस यहाँ पे ऐसा घूम रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो दो कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड था, वो पाई बॉन्ड को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, वो पाई बॉन्ड थोड़ा सा मूव कर गया, थोड़ा सा उसने हाथ स्ट्रेच कर लिए। ऐसा होता है ना कि जब अपन बहुत भारी बैग उठाते हैं और बहुत दूर तक डिस्टेंस तक अपने को चलना है, तो थोड़ी देर अपन बैग नीचे रख देते हैं, थोड़ी फिंगर स्ट्रेच कर लेते हैं, है ना, थोड़ा एक आलस टाइप ले लेते हैं अपन, बॉडी स्ट्रेच करते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर इमेजिन करें, दो कार्बन आइटम्स के बीच में पाई बॉन्ड था, तो वो पाई बॉन्ड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कुछ समय के लिए ये कार्बन आइटम पे आ गई, ये कार्बन आइटम पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। ऐसी चीज C2H4 में पॉसिबल नहीं थी। ये जो भी हो रहा है C2H4 में पॉसिबल नहीं है, यहां नहीं कर सकते ये हाइड्रोजन के साथ में। उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए कार्बन का हाइड्रोजन लगता है। वो हाइड्रोजन जाएगा, फिर निगेटिव चार्ज आएगा और वो रेजोनेंस करेगा। तो ये भी रेजोनेंस जैसा कंसेप्ट दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। लेकिन ये सादा वाला कॉन्जुगेशन नहीं है, ये रेजोनेंस वाला कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका नाम अलग है, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है हम समझे, हाइड्रोजन कुछ देर के लिए H प्लस बन के निकल गया और फिर निगेटिव चार्ज ने रेजोनेंस दिया, और उसकी वजह से डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ी। डबल बॉन्ड की क्या बढ़ी, स्टेबिलिटी बढ़ी। तो इस चीज को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो कार्बन एटम है ना, ये कार्बन एटम जिसको मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किया है, ये कार्बन एटम को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके जो हाइड्रोजन रहेंगे उनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन में सपोर्ट करते हैं। ये वाला जो ब्लू कलर का हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कौन करवाता, अल्फा हाइड्रोजन्स करवाते। और अल्फा हाइड्रोजन कौन होते, जो अल्फा कार्बन से बॉन्डेड रहते। अल्फा हाइड्रोजन्स कौन रहते, जो अल्फा कार्बन से बॉन्डेड रहते। सर फिर अल्फा कार्बन क्या है, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। बिकॉज मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सब लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। तो स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है उसको लिख लो, और भी 3-4 पॉइंट लिखाऊंगा मैं, पहले वो कंसेप्ट लिख लो। तो पहले कौन सा कंसेप्ट लिखना है आपने को, ये वाला कंसेप्ट। हेलो, हाँ, सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट लिख लो और बोलो कि इसमें पॉसिबल है हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन यस, इसमें लिखना हाइपर कॉन्जुगेशन नो, उसका रीजन लिखना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और फिर लास्ट में सेंटेंस लिखना, फिर और एक्सप्लेन करेंगे। किसी को डाउट है तो हाथ उठा के डाउट पूछे। आदित्य हाथ नीचे कर लो। वीरती मेहता डिफिकल्टी अनम्यूट। सर वो हाइड्रोजन है जो पॉजिटिव, तो उसका क्या होगा? बहुत बढ़िया, वो निगेटिव चार्ज वापस वहां पे चला जाएगा और फिर वो वापस हाइड्रोजन को वो कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये वापस इधर जाएगा, ये वापस इस पे आएगा, और फिर ये जब ग्रीन कार्बन को खुद का निगेटिव मिला तो उसने खुद का हाइड्रोजन वापस कैप्चर कर लिया। समझा? यस सर, ठीक है, समझा। तो इसके बारे में भी एक पॉइंट लिखवाना है। बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने, थैंक यू सर। ठीक है, लिख लिया सबने? अब एक पॉइंट लिखे, वो जो हाइड्रोजन गया उसको पता है कि निगेटिव चार्ज वापस आने वाला है, इसलिए वो हाइड्रोजन पॉजिटिव चला नहीं गया। जो वीरती ने डाउट पूछा है उसका एक्सप्लेनेशन सुने। पहले तो वीरती का डाउट समझते हैं। वो H+ का क्या हुआ? तो H+ का कुछ नहीं हुआ, वो वही था। उसको मालूम है कि वो निगेटिव चार्ज वापस आएगा, और निगेटिव चार्ज वापस आने के बाद वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन ने सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए बोला कि मैं पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट कर लेता हूं। हाइड्रोजन ने बोला पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करेंगे ओनली फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि उसको पता है निगेटिव चार्ज वापस आएगा और हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखे, वो जो H+ है वो चला नहीं जाता, इसीलिए ये चीजें एसिडिक नहीं है। स्टेटमेंट लिखना है, दीज थिंग्स आर नॉट एसिडिक। ये चीज एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है? H+ देने वाला को एसिड बोलते हैं ना। तो ये H+ बना रहा है, दे नहीं रहा है। H+ बना के खुद के पास ही रख रहा है वो। अगर वो H+ दे देता तो उसको एसिड बोल देते, फिर तो ये भी बोलते प्रोपीन एसिड है ना। H+ दे सकता तो प्रोपीन का एसिडिक कैरेक्टर बताते थे अपन, लेकिन ऐसा नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो H+ को मालूम है वो निगेटिव चार्ज वापस आने वाला है हेल्प करने के लिए, फिर वो सिग्मा बॉन्ड वापस बन जाएगा। फिर अगले हाइड्रोजन को मौका मिलेगा, अगले हाइड्रोजन को मौका मिलेगा, अगले हाइड्रोजन को मौका मिलेगा। ठीक है, तो वीरती एक बार अनम्यूट करके कमेंट करे। यस सर, ठीक समझा। है, ओके। हर्ष अनम्यूट, डाउट। सर आपने जो नीचे स्ट्रक्चर बना है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं है सर, अगर हाँ। उधर आपने जो हाइड्रोजन को सर्कल किया उधर एक कार्बन एटम होता और नीचे वाले हाइड्रोजन पे भी एक कार्बन एटम होता और उसको फिर हाइड्रोजन अटैच होते तो दोनों साइड में हाइपर कॉन्जुगेशन होता। बिल्कुल, वेरी गुड। अभी अपन वही वाले पॉइंट पे आने वाले हैं। अगर हम लोगों के पास में ये वाला स्ट्रक्चर है जो हर्ष ने डाउट पूछा, वही वाला मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला था। अगर ये रहता तो इसमें लिखना 12 अल्फा हाइड्रोजन बेस्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, 12 अल्फा हाइड्रोजन बेस्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि 12 अल्फा हाइड्रोजन कैसे आए? 4 अल्फा कार्बन और हर एक के 3-3। सही है हर्ष? यस सर। सर मुझे और एक डाउट था बोलिए सर। कि एक टाइम पे एक ही हाइड्रोजन H+ हो सकता अगर तीनों साथ में हुए तो? हाँ, तो तीनों साथ में नहीं होते। कैसा रहता है? अपने पास 10 किलो की बैग है और अपने एक हाथ में मोबाइल फोन है, तो अपन 10 किलो की बैग एक ही हाथ से उठाते, फिर वो हाथ दुखने के बाद वो हाथ में फोन लेते और ये हाथ में बैग रखते, फोन जेब में रख के दोनों हाथ से बैग नहीं उठाते। तो वैसे ही कुछ हाँ यहाँ समझे। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही हाइड्रोजन हेल्प करेगा। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ज्यादा बंदे लगा दिए बैग उठाने के लिए, लेकिन 2 लोग एक साथ बैग नहीं उठा रहे। हाँ सर, समझ गए।
क्लिक हुआ। इसीलिए ये जो कंपाउंड मैंने ब्लू कलर में बनाया है, बेस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन 12 अल्फा हाइड्रोजन, उसमें आप लोग लिखेंगे दिस इज द मोस्ट स्टेबल अल्कीन विथ वन डबल बॉन्ड, मतलब दिस इज द मोस्ट स्टेबल अल्कीन लिख लो, विथ वन डबल बॉन्ड भी लिखना, एक पाई बॉन्ड वाला बेस्ट अल्कीन है ये, एक पाई बॉन्ड वाला बेस्ट अल्कीन है ये, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज द बेस्ट अल्कीन स्टेबिलिटी वाइज, क्योंकि उसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन बहुत सारे रहते। ठीक है, अब आगे हर्ष कमेंट करे। यस सर, समझ गया। ठीक है, गुड। तो ये लिख लिया क्या सबने? कोई लिख रहा है क्या स्क्रीन पे का कंटेंट लिख रहा होगा तो हाथ उठाए। कोई नहीं लिख रहा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे, अब देखो, अब अपन स्टेबिलिटी लिखेंगे। तो ये क्या है, ये C2H2 है, ये इसकी स्टेबिलिटी कम है, फिर इधर लिखना एक की स्टेबिलिटी बढ़ गई, फिर इधर लिखना 2 आ गए, फिर इधर लिखना 3 आ गए, और फिर इधर लिखना 4 आ गए। तो ये लिख लो स्टेबिलिटी ऑर्डर, पहले लिख लो इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर जल्दी से। सर वो लास्ट सेकंड इसमें 3 साइड में होंगे ना कार्बन? हाँ हाँ, थैंक यू। कौन थे ये, आपका नाम नहीं पढ़ पाया मैं। सर शांतनु। शांतनु, थैंक यू शांतनु, लिख लो। ठीक है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स तो ज्यादा डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो अब अपन एक केस कंसीडर करते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। तो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है अपने को, ये डबल बॉन्ड को स्टेबिलाईज करना है। तो डबल बॉन्ड ने लेफ्ट साइड वालों से पूछा कोई हेल्प करेगा क्या, लेफ्ट वाले हाइड्रोजन ने बोला हम नहीं हेल्प करते, हमसे ना हो भाई। फिर डबल बॉन्ड ने राइट साइड वालों को पूछा हेल्प करेंगे क्या, तो राइट साइड के दोनों कार्बन्स ने बोला बिल्कुल हम हेल्प करेंगे। फिर क्या हुआ, H1 H2 H3, नहीं 1 2 3 नहीं, X Y Z नहीं, वो ऐसा भी नहीं, बस मजे ले रहा हूँ ऐसे, X Y Z सेम कलर में, PQR सेम कलर में। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, जब ये ऑरेंज वाले कार्बन ने बोला हेल्प करेंगे, तो उसने खुद का HX भेजा, थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड को रिलैक्स कर दिया, फिर वो डबल बॉन्ड वापस आएगा। जैसे क्या हो रहा है, पहले स्टेप में देखो 1 H+ गया, इस पे निगेटिव आया, तो ये बॉन्ड ऐसे 2 एंड ये 3, ये 3 स्टेप जनता को समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है। फिर ये 3 स्टेप हो गई, फिर ये तीनों स्टेप रिवर्स हो जाएंगी, हो गए रिवर्स। फिर क्या होगा, फिर अरे आवाज आ रही है क्या, हाथ उठाओ आवाज आ रही है तो। भाई की स्टूडेंट को आवाज, हाँ ठीक है, ओके थैंक यू, हाथ नीचे कर लो, थैंक यू सो मच। फिर HX के साथ वो स्टेप होने के बाद क्या होगा, HY के साथ वो स्टेप होगी, फिर ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप और ये तीसरी स्टेप, फिर ये रिवर्स जाएगी, फिर HZ का नंबर लगेगा और बाद में ये PQR का नंबर लगेगा। तो जब ये हेल्प कर रहा है तब ये हेल्प नहीं कर रहा, फिर जब लाल वाला हेल्प करेगा तब ऑरेंज वाला हेल्प नहीं करेगा। ऐसे वो लोग बारी बारी से हेल्प करते, फिर जितने ज्यादा अल्फा कार्बन रहेंगे उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी, और जितने ज्यादा अल्फा कार्बन पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतनी ज्यादा हेल्प मिलती रहेगी। तो मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन।
ये भी लिख लेंगे, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। लिख लो इस चीज को। और ये जो बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ये वाला भी लिख लेना और उसमें लिख लेना एक टाइम पे एक ही कार्बन जाता और वो एक कार्बन का भी एक ही हाइड्रोजन हेल्प करने जाता। एक टाइम पे एक ही कार्बन हेल्प करेगा और उसमें भी एक ही हाइड्रोजन हेल्प करता वो टाइम पे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी। और ये जो इफेक्ट, जैसे अपन ने क्या देखा था, अपन ने पॉजिटिव इंडक्टिव पॉजिटिव रेजोनेंस देखा था ना, तो वैसे इसको बोलते हैं प्लस एच। दिस थिंग इज कॉल्ड एज पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी रहता है, लेकिन उसको अपन स्टडी नहीं करते। वी डू नॉट स्टडी। डोनट हो गया क्या वो? वी डू नॉट स्टडी, अपन नहीं पढ़ते उसको। निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अपने लिए नहीं रहता, वो भूल जाओ। सिर्फ पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखना। पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट स्टडी करना है। और पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या कर रहा है? अल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो ये भी लिख लेंगे सब लोग जल्दी से। चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको डिलीट करें। ठीक है, अब देखो इधर बोर्ड पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के बाजू में इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 3। अब वही वाला लॉजिक, जो भी चीज है उसको डब्बे में डालना और डब्बे के बाजू में अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, जैसे इधर भी एक कंसेप्ट देख लो। अगर मैं ऐसे लिखूँ सी 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 एच ओ, फिर सी एच ओ को क्या करना है? सी एच ओ को डालना डब्बे में, और ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। तो ये भी आप लिख लो, अल्फा बीटा गामा क्या रहता है। बहुत बार अपन ये टर्म्स यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा टर्म्स अपन यूज करेंगे। अल्फा सबसे पहले वाला, बाद में बीटा, बाद में गामा। और ये यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है इसके 3 अल्फा है। 3 अल्फा है तो 9 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं इस कार्बोकैटायन के। ठीक है, हर्ष कुलकर्णी। सर आपने तो बोला था कि अल्फा कार्बन वो रहता जो डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच रहता। हाँ ना, तो तो ये भी जो कार्बन है वो पॉजिटिव वाले को अटैच्ड है ना डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए अल्कीन में। जैसे अल्फा बीटा गामा ये यूनिवर्सल नाम है, तो जो भी चीज अंडर कंसिडरेशन है उसको जो अटैच्ड है वो अल्फा। वहां चीज अंडर कंसिडरेशन डबल बॉन्ड थी, यहाँ चीज अंडर कंसिडरेशन कार्बोकैटायन। समझा सर? यस सर, यस हाँ, तो समझ। इसमें, हाँ वेरी गुड। तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप या जो भी अलग चीज दिख गई उसको जो कार्बन अटैच्ड है वो अल्फा। तो अल्कीन के लिए डिफाइन करते हैं डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। अल्कीन के लिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऐसा डिफाइन करते हैं अपन। ठीक है, चलो आगे। फिर ये दूसरा पॉजिटिव बनाएंगे अपन ऐसा, CH3 CH3 और ये H। तो इसको कितने हो गए? इसको 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, है ना। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? मोर इज द पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एंड पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ये पॉइंट भी अपन लर्न कर सकते हैं, इसको लिख लो, लर्न कर लो। पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू C+ का स्टेबिलिटी, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इनवर्स ऑफ C-। तो वो राइट में क्या लिखा है येलो और ब्लैक में? येलो और ब्लैक में किधर है? सो वो राइट में सबसे राइट। हाँ, वो 9 अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाले को 9 अल्फा हाइड्रोजन है और ये वाले डब्बे को 6 अल्फा हाइड्रोजन है।
ओके सर। है ना, जितने इसको कितने 3 कार्बन है, हर कार्बन का एक एक हाइड्रोजन है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसको 2 ही कार्बन है अल्फा, तो इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन। शांतनु कमेंट। यस सर। वेरी गुड सर। चलो आगे। तो फिर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? ये अगर ए है और ये बी है तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो आप लोग लिखे ए ग्रेटर देन बी, उसके नीचे लिखना रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट। रीजन भी लिखे बड़े ध्यान से, हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट में भी ऐसे ही पढ़ाया था ना, 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल देन 2 डिग्री वाला कार्बोकटायन। इंडक्टिव इफेक्ट पे भी अपन ने ऐसी पढ़ाई की थी, कार्बोकटायन 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन कार्बोकटायन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन कार्बोकटायन 1 डिग्री। सही है, चले आगे। इसको करते हैं डिलीट, अपन बढ़ते हैं आगे। अब इंटरेस्टिंग केस, नहीं एक सेकंड रुक जाओ, पहले पूछ लेते हैं। किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा लो, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स। नो डाउट्स, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एक इंटरेस्टिंग केस देखेंगे अपन, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस। ये 2 कार्बोकटायंस है अपने पास में, ठीक है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें है 5 अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा। इस पे कितने हैं? अल्फा अल्फा, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? ए और बी। तो ऐसा लिखना, ए इज ग्रेटर देन बी अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन बी इज ग्रेटर देन ए, अरे नहीं सॉरी, भगवान उठा ले, बी इज ग्रेटर देन ए अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। पहले इतना लिख लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं आगे। चलो डिस्कस करें आगे। अब इसका रीजन देखो क्या है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में तो अपन अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट में अपन नेबर्स देखते हैं। तो सर फिर कौन सा करेक्ट है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला करेक्ट है। तो अपन एक चीज लर्न करें, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर इंपॉर्टेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, ये भी लिख लो और इसको लर्न करना। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला आंसर ज्यादा सही हो जाएगा। सर फिर पहले तो आपने अलग पढ़ाया था, पहले गलत पढ़ाया था क्या? हाँ पहले गलत पढ़ाया था। क्यों सर पहले गलत क्यों पढ़ाया था? तो उसका एक रीजन समझे। जब अपन छोटे बच्चे रहते, 3rd क्लास में 4th क्लास में, अपने को क्या सिखाते हैं? सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। लेकिन जब बच्चा 9th में 10th में जाता है, तब अपन उसको सिखाते हैं सन वहीं पे, अर्थ घूम रहा है। सही बात है। क्यों 3rd में क्यों नहीं सिखा देते ऐसा? क्योंकि 3rd में बच्चे को क्लिक नहीं होएगा। तो जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर इजी कंसेप्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, और बाद में जो इजी कंसेप्ट के लिमिटेशंस थे उसको एड्रेस करते हैं। तो अब के बाद आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करना स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए। इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज करेंगे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से अलग आंसर आया तो हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और बी इज ग्रेटर देन ए स्टेबिलिटी वाइज ऐसा बोलेंगे। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से डिफाइन करके बता दी मैंने यहाँ पे। तो अब तक अपन ने क्या क्या चीजें देखी पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में? अब तक हम लोगों ने देखा अल्कीन, और हमने देखा कार्बोकैटायन,
बस यही दो चीजों पे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यूज करते हैं, और कार्बन आयन के लिए इनवर्स यूज करेंगे। कार्बन आयन इनवर्स ऑफ हाइपर, ये भी लिखवा दिया था। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम। More is the number of alpha hydrogens, less is the stability of carbon ion. More is the number of alpha hydrogens, less is the stability of carbon ion. More is the number of alpha hydrogens, less is the stability of carbon ion. लिख लो ये चीज भी। ठीक है, डिस्कस करें, आगे बढ़े। कोई डाउट यहाँ तक प्लीज पूछ लो, किसी को पूछना है पूछ लो। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें भी इसको डब्बे में रखेंगे और इसको अल्फा बोलेंगे, है ना, तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो हेल्प नहीं करता, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट यूज टू डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज नहीं करते। लिख लो, लर्न कर लेना। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट यूज टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस। सिर्फ अल्किन के लिए, कार्बोकेटाइन के लिए यूज करते हैं। सिर्फ अल्किन के लिए और कार्बोकेटाइन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चले आगे अपन। एनी डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं पूछना, वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन कंपेयर करना है। चलो ट्राई करो। स्टेबिलिटी कंपेयर करना है अल्कीन का। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। इजी है, जल्दी हो जाएगा। आंसर देने के लिए हाथ उठाए।
श्रेया अनम्यूट. Sir, 2 is more stable than 3 and then 4 and then first. रीजन. Number of hydrogen, alpha hydrogens. So, श्रेया शायद गलत हो गया आपका आंसर. डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है. okay, ध्यान दो sir. इधर. ओके, नो प्रॉब्लम. इधर देखो, ये अल्फा कार्बन है क्या श्रेया? अनम्यूट रहे. अनम्यूट रहे बोलेंगे, म्यूट रहे बोलेंगे? हाँ, अनम्यूट रहे श्रेया. ये अल्फा कार्बन दिख रहा है क्या? हाँ सर. ये अल्फा कार्बन दिख रहा है क्या? हाँ है. डब्बे में डालने के बाद में पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है. हम्म. अब इसको कितने हाइड्रोजन है? 3. तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है. इसको कितने हाइड्रोजन है? No hydrogen. नो हाइड्रोजन, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन. तो जो आपका आंसर है वो इसका पूरा उल्टा आ जाएगा, ठीक है. हाँ. गलती समझ में आई? Yes sir. ठीक है, तो म्यूट कर लो. सब लोग आंसर लिख ले 1432. और अल्फा हाइड्रोजन्स लिख लेना. जैसे यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स है, 2 में 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 में 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और 1 में 3 अल्फा हाइड्रोजन है. मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. तो श्रेया की गलती हुई थी. श्रेया हाथ नीचे कर लो. श्रेया की गलती हुई थी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करने में. कंसेप्ट श्रेया को पता था. तो यहाँ लिख लेना 9 बीटा हाइड्रोजन है. जैसे ये अल्फा है, ये अल्फा के 3 बेटे हैं. पहला बीटा, दूसरा बीटा, तीसरा बीटा. हर बीटा के 3 3 हाइड्रोजन. तो बहुत सारे बीटा हाइड्रोजन है, पर बीटा हाइड्रोजन नहीं चाहिए ना, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए. ठीक है, तो लिख लो, लर्न कर लेना 1432. इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट्स. आगे बढ़ते हैं. चलो ट्राई करो. कंपेयर द रेट ऑफ, रेट नहीं, कंपेयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कंपेयर ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. सर वो लास्ट 3 एग्जांपल में उसमें आपने एच के बाद क्या लिखा है लास्ट 2 एग्जांपल्स में? डी है वो, डी ड्यूटेरियम वाला डी. अच्छा ओके सर. ठीक है, ठीक. आंसर्स. ओके, प्लीज वेट.
ठीक है, कितनों का आंसर आ गया? हर्ष आंसर देंगे? सर 1 is greater than 2 is greater than 3 is greater than 4 शायद। शायद। और क्यों लग रहा है आपको ऐसा? सर शायद इसलिए लग रहा क्योंकि ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन जैसा ही है, खाली उसका मास अलग है, तो तीनों चारों सेम भी हो सकता है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, डिस्कस करते हैं अपन। हर्ष आपको याद आ रहा है क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट कौन ज्यादा लगाता है? इंडक्टिव इफेक्ट जैसा चलो अब सब लोग क्या करेंगे, हर्ष म्यूट कर लो पहले। Yes. सब लोग क्या करेंगे, कार्बन पॉजिटिव लिखेंगे और उस पे CH3 लगाएंगे ऐसा। इसी के साथ एक पैरेलल में नया क्वेश्चन लिखेंगे अपन, CH3 CH2 ड्यूटेरियम CH ड्यूटेरियम 2 CD3, ये चारों का स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। इंडक्टिव से कंपेयर करना, हाँ इंडक्टिव से। शांतनु आंसर है कि डाउट है? सर आंसर कौन से, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का कि पहले वाले का? सेकंड वाले का। चलो शांतनु सेकंड वाले का आंसर बताइए। सर 4 greater than 3 greater than sorry हाँ 4 greater than 3 greater than 2 greater than 1। ठीक है, करेक्ट आंसर। और इसका रीजन आपने इंडक्टिव से बताया है ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। इधर भी 1 2 3 4 कर लेंगे अपन, और यहाँ पर भी इंडक्टिव से आंसर लिख लेंगे। आंसर तो इंडक्टिव से भी सेम ही आएगा। ठीक है, और पहले सब लोग क्या करो, इंडक्टिव से आंसर लिख लो और उसका रीजन लिख लो। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ D इज ग्रेटर देन H। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ D इज मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ H। ये लिख लो सब लोग, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ D इज मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ H। अब एक सेकंड होल्ड करो। ठीक है, अब अपन इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में आंसर लिख लिया। अब अपन एक्चुअल आंसर लिखेंगे हाइपर कंजुगेशन के रिस्पेक्ट में। तो मैं आंसर बना रहा हूं, एक सेकंड रुको। D प्लस का साइज बड़ा है ना, तो D प्लस का साइज बड़ा है, तो हाँ ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। रीजन लिख लेना, D प्लस साइज इज मोर देयरफॉर मोर स्टेबल। तो D प्लस का जो साइज है वो ज्यादा है और इसलिए D प्लस जो है वो ज्यादा स्टेबल है। D प्लस साइज इज मोर देयरफॉर मोर स्टेबल, देयरफॉर मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। D प्लस का साइज ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। सो सर फिर H की जगह कोई और एटम हुआ जिसका भी मतलब पॉजिटिव चार्ज बन सकता है और फिर वो बहुत बड़ा होगा साइज में, तो उसका और ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। और फिर उसमें बाकी भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, जैसे अगर अपन ने बोले कोई हाइपोथेटिकल ले लो एटम A और उसका पॉजिटिव बनाया, तो H और H D और T में क्या होता, एक ही इलेक्ट्रॉन है। A पॉजिटिव जो आएगा वो उसके अंदर 7 8 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ना। यस सर। पहली बात तो ये है कि ये कोवेलेंट बॉन्डेड वाली चीजें रहती, तो कोवेलेंट बॉन्ड में मेटल तो ले नहीं सकते, तो Na+, Mg2+ ये सब तो हो नहीं सकता यहाँ पे, बराबर हाँ सर। है ना। तो फिर वो मेटल्स तो चले गए, फिर नॉन मेटल्स वैसे ही पॉजिटिव बनाते नहीं। अब एक ही नॉन मेटल पॉजिटिव बनाता वो है हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन का परिवार है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, उसमें ट्रिटियम ज्यादा इंडक्टिव लगाता, तो ट्रिटियम ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाएगा, ये बताया मैंने। ओके सर। ठीक है, अच्छा पॉइंट था ये। तो सब लोग इस चीज को लिख लो।
जिस तरह से टिट्रियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते, उसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा दिखाएंगे, उसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन भी वो ज्यादा दिखाएंगे। ठीक है ये चीज। चले आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना है ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इफेक्ट अपने को देखना है अभी, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। छोटा सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट है, तो इस पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। HRI समझ में आ रहा है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव आर परमानेंट इफेक्ट्स। हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव आर परमानेंट इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रोमरिक इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ये लिख लो, इलेक्ट्रोमरिक इज अ टेम्पररी इफेक्ट। अब ये इफेक्ट में देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये अपने पास ऐसा डबल बॉन्ड है, ठीक है, अभी डबल बॉन्ड है, ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड कैसा रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा बनाएंगे अपन? इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऐसे काजू के जैसा बनाते हैं, ठीक है, बन गया सिमेट्रिकल, बन गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब मान लो कि कहीं से एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आ गई, सपोज H+ ही ले लो, चलो H+ एक कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आ गई। अब अगर ये H+ पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज ऐसे यहाँ पे पास में आ रही है इसके, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी मूव हो जाती है, थोड़ी सी ऐसी मूव हो जाएगी, डेल्टा निगेटिव इधर आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव इधर आ जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड वहीं रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा शिफ्ट हो गया, तो डेल्टा निगेटिव बन गया उस साइड में जिस साइड से H+ अप्रोच कर रहा है। तो जिस साइड से H+ अप्रोच कर रहा है उस तरफ निगेटिव बन जाएगा और अपोजिट साइड में पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या हो गया, सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई। सिमेट्री क्या हो गई, सिमेट्री हो गई डिस्टर्ब। तो सिमेट्री इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज्ड स्पीशीज। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसकी वजह से सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी और दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। फिर दूसरा इसमें केस कैसा होगा, दूसरा केस देखो, अगर ये ऐसा है और यहाँ से कोई Cl- आ रहा है, तो उस केस में भी सिमेट्री ऐसी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डेल्टा निगेटिव आ जाएगा। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर या फिर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रोमरिक बोलेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट इज ड्यू टू द चार्ज इंटरैक्शन। इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट होता है चार्ज इंटरैक्शन की वजह से। तो ये पॉइंट पे आप लोग लिख ले, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट इज ड्यू टू चार्ज इंटरैक्शन। तो या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने वाली चीज की तरफ शिफ्ट हो रही है या तो अवे शिफ्ट हो रही है। सर जो साइड पे H+ आया वो नेगेटिव बनेगा ना? हाँ H+ आया ना, तो डेल्टा प्लस नेगेटिव। वाली चीज निगेटिव बनाएगी उसके पास में। सो ये अपने जो काजू वाला जो स्ट्रक्चर बना है उसमें लेफ्ट साइड वाला डेल्टा नेगेटिव बनेगा। हाँ बराबर, उसका लेफ्ट साइड वाला डेल्टा निगेटिव बनेगा, राइट साइड वाला डेल्टा पॉजिटिव बनेगा। फिर अगर Cl- आ रहा था उस साइड से तो वो उल्टा बन जाता था ट्रायंगल, ठीक है।
क्या बोलेंगे? एज सून एज द स्पीशीज इज रिमूव्ड द इफेक्ट इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, लाल कलर में जो लिखा है ये लिख लो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द पाई बॉन्ड आइदर शिफ्ट टुवर्ड्स द इनकमिंग स्पीशीज और इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द इनकमिंग स्पीशीज। या तो उसकी तरफ आएगी या तो उससे दूर जाएगी, दो ही चीजें हो सकती है। जैसे ही स्पीशीज हटा दी तो वो जो इफेक्ट था वो इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए ये टेम्पररी इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, क्योंकि जैसे ही स्पीशीज हटा दी तो वो इफेक्ट खत्म हो गया। As soon as the species is removed, the effect is not observed. As soon as the species is removed, the effect is not observed. इफेक्ट खत्म हो गया जैसे ही स्पीशीज हटा दी। तो दो चीजें हो रही है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। आने वाली चीज पॉजिटिव तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, आने वाली चीज निगेटिव तो उससे अवे जाएगी। अवे जाएगी, है ना। निगेटिव निगेटिव रिपेल ईच अदर, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपल। ठीक है, सिंपल है ये चीज। कोई डाउट इसमें किसी को? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना होगा तो प्लीज पूछ लो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह हम लोग मिलने वाले हैं। कल सुबह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट फिर से पढ़ाएंगे, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में। रिवाइज करके आना अपने नोट्स से। वीडियो अपलोड हो जाएगा तो वीडियो भी देख के आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।